नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी भाषा का आधार उसका ग्रामर होता है और अगर किसी भी भाषा में उसका व्याकरण ना हो तो वो भाषा बिना रीढ़ की हड्डी के मनुष्य जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के पहले चैप्टर ध्वनि परिचय को कवर करेंगे। उसी की पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि ध्वनि किसे कहते हैं, ये ध्वनि होता क्या है। जैसे कोई भी भाषा है तो भाषा जब अंकुरित होती है तो जो अंकुरण होता है वो ध्वनि के रूप में अंकुरित होता है और धीरे धीरे करके भाषा का विकास हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ध्वनि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का आधार ध्वनि है। हम बोलते हैं तो मुख से ध्वनि निकलती है। ध्वनि मुख से भाषा के रूप में फूटती है। भाषा में छोटी बड़ी अनेक ध्वनियाँ होती हैं। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा ही नहीं, प्रत्येक भाषाओं का आधार ध्वनि ही है। जब हम बोलेंगे तो मुंह से ध्वनि निकलेगी और ध्वनि मुंह से भाषा के रूप में निकलती है। भाषा में छोटी ध्वनि बड़ी ध्वनि ये होंगी, छोटी और बड़ी ध्वनियाँ होंगी और जो सबसे छोटी ध्वनि है उसको मूल ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मूल ध्वनि। तो अब हम जानेंगे कि मूल ध्वनि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लें कि मूल ध्वनि की परिभाषा क्या है। तो यह है मूल ध्वनि। तो दोस्तों, मूल ध्वनि की परिभाषा हो जाएगी कि परिभाषा है मूल ध्वनि का, मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। इसके मेल से अक्षर बनते हैं, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है और वाक्य बनने के बाद वो पैराग्राफ या कि धीरे धीरे ऐसा ही करके भाषा का विकास होता है, भाषा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो मूल ध्वनि है, मूल ध्वनि अखंड होती है और मूल ध्वनि ही भाषा की इकाई होती है। जैसे किसी भी बिल्डिंग, किसी भी घर का अगर निर्माण किया जाता है तो उसकी इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार भाषा की इकाई मूल ध्वनि होती है। और मूल ध्वनियों के मेल से अक्षर बनते हैं, फिर अक्षरों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे मूल ध्वनियों के मेल से अक्षर बनता है, फिर कैसे अक्षरों से शब्द बनता है और कैसे अक्षरों से वाक्य बनता है। तो आ गए दोस्तों, देखिए ये पूरे ध्वनि चिन्ह हैं। ध्वनि चिन्हों के मेल से अक्षर बन गए हैं और अक्षरों के मेल से ये शब्द बने हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बन गया है। ठीक है, तो ये जितने भी ध्वनि चिन्ह हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनको दो वर्णों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि ये मूल ध्वनि है और मूल ध्वनि ही सबसे छोटी ध्वनि होती है। तो आप देख रहे हैं कि मूल ध्वनियों के योग से अक्षर बने हैं, अक्षरों के मेल से शब्द बन गए और शब्दों के मेल से वाक्य बन गया है और वाक्य है गाय घरेलू पशु होती है। तो ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार ध्वनियों को मिलाकर भाषा बनती है। भाषा बोली और लिखी जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं या भाषा दो प्रकार की होती है। ठीक है, मैं भाषा के प्रकार नहीं बता रहा हूँ, भाषा के दो रूप बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाषा को दो प्रकार से लिखा और पढ़ा जा सकता है। एक ही भाषा के दो रूप होते हैं। तो भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, लिखित भाषा में ध्वनियाँ दिखाई देती हैं। मौखिक भाषा में ध्वनियाँ बोली सुनी जाती हैं, लिखित भाषा में ध्वनियाँ लिखी पढ़ी जाती हैं और प्रत्येक मूल ध्वनि का अलग चिन्ह है। इन चिन्हों को ध्वनि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मौखिक भाषा में ध्वनियाँ सुनाई देंगी और मौखिक भाषा में ध्वनि को बोला और सुना जाएगा और लिखित भाषा में ध्वनियाँ दिखाई देंगी। लिखित भाषा में ध्वनि को लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो और प्रत्येक मूल ध्वनि का अलग चिन्ह होता है और इन्हीं ध्वनि के चिन्हों को ध्वनि चिन्ह कहते हैं।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं वर्ण पर कि वर्ण किसे कहते हैं। अगर आपसे यही कोई पूछ दे कि वर्ण किसे कहते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा है कि मूल ध्वनियों के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। मूल ध्वनियों के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि का अपना चिन्ह है। हिंदी में 46 ध्वनियाँ हैं, इसलिए 46 ध्वनि चिन्ह है, अर्थात 46 वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो मूल ध्वनि के चिन्हों को वर्ण कहते हैं और प्रत्येक ध्वनि का अपना चिन्ह है और हिंदी में 46 ध्वनियाँ हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 46 ध्वनि चिन्ह है। और ये भी कह सकते हैं कि हिंदी विषय में या हिंदी भाषा में 46 वर्ण हैं, चाहे वो स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण, उसकी बात अभी नहीं हो रही। अब चलते हैं लिपि पर। किस पे चलते हैं दोस्तों? लिपि पर। तो लिपि किसे कहते हैं? लिपि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि को लिखावट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिपि को लिखावट भी कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। आप इसे एकदम दिमाग में बिठा के रखिए, इसको याद कर लीजिए कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और लिपि को लिखावट भी कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। अब चलते हैं वर्णमाला पर। किस पे दोस्तों? वर्णमाला पर। वर्णमाला की परिभाषा है हिंदी वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, यानी हिंदी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है, अयोगवाय होते हैं। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं वर्णमाला में स्वर वर्णों को। स्वर वर्ण है आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों स्वर वर्णों में ही अनुनासिक, जो चंद्रबिंदु कहते हैं हम लोग, तो ये अनुनासिक चिन्ह है। अनुस्वार का चिन्ह ये अंक की मात्रा जिसे कहते हैं वो है, एक बिंदी जो होता है। विसर्ग जो आह की मात्रा है उसे विसर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं व्यंजन वर्ण पर। तो दोस्तों का वर्ग के पूरे वर्ण, चा वर्ग के पूरे वर्ण, टा वर्ग के पूरे वर्ण, ता वर्ग और पा वर्ग के पूरे वर्ण, या वर्ग, सा वर्ग, और जितने भी संयुक्त व्यंजन है छात्रा, ग्रा, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी भी, ये जितने भी 38 होंगे शायद, तो ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि ये जो का वर्ग है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग, इनका जो अंतिम का अक्षर है, जैसे अंगा है, या है, अड़ा है, ना है, मा है, तो इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर भी कहते हैं। और दोस्तों का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के जो वर्ण हैं, जो व्यंजन वर्ण हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। सा, हा ये उसमें व्यंजन कहलाते हैं। और छा, त्रा, ज्ञा, स्रा ये दो व्यंजनों के योग से बनता है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे हम आगे, करेंगे वर्णों का परिचय। अब आ गए हैं वर्णों का परिचय। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। इनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 2 नए व्यंजन हैं, और जो 2 नए व्यंजन हैं वो ही 2 नए व्यंजन हैं और 2 अयोगवाय हैं। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 वर्णों के संयोग से बने हैं। संयोग से बनने के कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मूल वर्ण नहीं है, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन इनके रूप स्थिर हो गए हैं, इसलिए इन्हें, या इन संयुक्त व्यंजनों के वर्णों को अलग, इसलिए इन्हें वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, लेकिन इनके रूप स्थिर हो गए हैं। इन संयुक्त व्यंजनों के वर्णों को अलग अलग कर लिखा नहीं जाता, इस कारण इन्हें वर्णमाला के निकट स्थान दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में
दो प्रकार के वर्ण हैं जो हमने पहले ही देख चुका है। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों देखते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वरों के उच्चारण में घर्षण नहीं होता। यानी आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, देखेंगे कि स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है कि उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं। उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के दो प्रकार हैं, पहला है मूल स्वर और दूसरा है संध्या स्वर। ठीक है दोस्तों, मूल स्वर की परिभाषा, मूल स्वर ह्रस्व होते हैं और संध स्वर दीर्घ और संयुक्त होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मूल स्वर हैं आ ई उ, ये मूल स्वर हैं और ये दीर्घ स्वर हैं। संध स्वर दीर्घ भी होते हैं और संयुक्त भी होते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये दीर्घ तो है ही, जैसे छोटा आ को बोलने में बड़ा आ की अपेक्षा कम समय लगता है। ठीक है, तो इसमें कम समय लगेगा, इसमें अधिक समय लगेगा, तो ये दीर्घ हो गए। जो आ मिलकर के बड़ा आ बना हुआ है, ई से बड़ी ई, उ से बड़ा उ। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर हो गए। और ये आ ई के मेल से ए बना, आ ए के मेल से ए बना, आ उ के मेल से ओ बना और आ ओ के मेल से बना आओ। ठीक है, तो ये संयुक्त स्वर हो गए। तो आप जान ही गए होंगे कि स्वरों के प्रकार उत्पत्ति के अनुसार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संध्या स्वर। मूल स्वर ह्रस्व होते हैं, यानी जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और आगे। अब आ गए दोस्तों कि स्वरों के प्रकार में से स्वरों को दूसरा प्रकार जो बताया जा रहा है कि स्वरों के अनुसार स्वर दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण के अनुसार स्वर के दो प्रकार होते हैं, पहला है निर्नुनासिक, दूसरा है सानुनासिक। ठीक है दोस्तों, तो निर्नुनासिक का मतलब हो जाता है बिना अनुनासिक चिन्ह के, सानुनासिक का मतलब हो जाता है अनुनासिक चिन्ह सहित। अब आते हैं निर्नुनासिक स्वरों का उच्चारण मुख से होता है और सानुनासिक स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका यानी नाक दोनों से होता है। तो देख सकते हैं कि निर्नुनासिक जो स्वर हैं वो आ ई उ री ए ओ औ ऐसा पढ़ेंगे, जो कि मुंह से बोला जा रहा है। अब देखिए सानुनासिक को कैसे बोल रहे हैं, आ ई उ ए ओ औ। तो आप देख रहे हैं कि सानुनासिक स्वरों को मुंह और नाक दोनों से बोला जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे प्रकार पर कि उच्चारण के अनुसार स्वरों के और दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि जो मूल स्वर और संधि स्वर होते हैं वही। तो उच्चारण के अनुसार स्वरों के और दो भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर है, दूसरा दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर का उच्चारण हल्का होता है, दीर्घ स्वर का उच्चारण ह्रस्व के उच्चारण से दुगना होता है, अर्थात ह्रस्व के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे दुगना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। जैसे तो दोस्तों जिस स्वर का उच्चारण जल्दी हो जाता है वो ह्रस्व स्वर कहलाता है, जिस स्वर का उच्चारण थोड़े देर तक होता है वो दीर्घ स्वर कहलाता है। आप देख सकते हैं जो ह्रस्व स्वर है, जैसे यहाँ कम है, दीर्घ स्वर काम। तो दोस्तों ये जो का है और ये का है, तो इनमें बहुत अंतर है। का को हम ऐसा इसको कम पढ़ेंगे, इसको काम पढ़ेंगे। तो इस का की अपेक्षा इस का में अधिक टाइम लगता है। ठीक है, वैसे ही ये जल है, ये जाल है। तो ये जितने भी रेड अक्षर हैं ये दीर्घ स्वर कहलाएंगे और ये जितने भी इधर हैं ये ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। जैसे यहाँ है दिन, यहाँ दीन। तो दिन को बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, दिन को बोलने में अधिक समय लगता है, इसलिए दीर्घ स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है। ये सुख है, ये सुख है।
अब देखते हैं री का उच्चारण ह्रस्व है। री का उच्चारण ह्रस्व है क्योंकि री को जल्दी बोला जाता है या री को बोलने में कम समय लगता है। ए ओ और औ का उच्चारण दीर्घ है, जैसे आप देख सकते हैं बेल, गेंदा, मोर, कोयल, इन सब में दीर्घ स्वर है। बैल, गेंडा, मोर, कौवा। तो ये सब जो बै है, गय है, मौ है, कौ है, ये दीर्घ उच्चारण है इनका। तो ये दीर्घ स्वरों से मिलकर के बने हुए वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं स्वरों की मात्राओं पर। कहाँ चलते हैं? स्वरों की मात्राओं पर। तो अगर आपसे पूछ दे कि स्वर की मात्रा यानी मात्रा कहते किसे हैं, आप ये ध्यान रखिएगा कि मात्रा सिर्फ स्वर के होते हैं, व्यंजन के नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछते कि स्वर मात्रा क्या कहलाता है, स्वर मात्रा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि स्वर के उच्चारण के समय को मात्रा कहते हैं। यानी किसी भी स्वर को उच्चारित करने में, बोलने में जितना समय लगता है वह उसका मात्रा कहलाता है। इसके चिन्ह को मात्रा चिन्ह कहते हैं और स्वर के जो चिन्ह होते हैं उनके चिन्ह को मात्रा चिन्ह कहते हैं। स्वर मात्रा चिन्ह के रूप में व्यंजन वर्णों में मिलते हैं, इसीलिए स्वरों के नाम पर मात्रा चिन्हों के नाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आगे। आप लोग देख सकते हैं ये पूरे स्वर हैं। स्वरों का मात्रा चिन्ह, ये चिन्ह दिया हुआ है। और जो पहला है, पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, आठवें, जो ये हैं, यानी पहला जो छोटा है ये और ये ह्रस्व स्वर हैं। यहाँ बताया हुआ है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ये भी ह्रस्व है, ये फिर पूरे दीर्घ हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका नाम, ये जो स्वर मात्रा है इनका नाम कैसे दिया हुआ है? जैसे आ है, आ स्वर मात्रा का नाम आकार है। बड़ा आ का नाम आकार, ईकार, ईकार, उकार, ऊकार, ऋकार, एकार, ऐकार, ओकार और औकार, ये स्वर वर्णों के नाम हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दे कोई कि बड़ा आ स्वर वर्ण का नाम बताइए, तो आप उसमें कार लगाएंगे, हो जाएगा आकार। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? आकार। अब देखिए जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण के जो चिन्ह है, ये जो मात्रा है, मात्रा जब व्यंजन वर्णों से संयोग करती है तो ये कैसे हो जाता है? का, की, कु, कृ, के, कै, को और कौ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और आगे। अब आते हैं कि दोस्तों अ स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है, इसलिए अ सहित व्यंजन अकारांत कहलाते हैं। मात्रा लगने पर सभी व्यंजनों के रूप मात्रा लगे अक्षरों के समान हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं का, की, कु, कृ, के, कै, को, कौ, ऐसे ही ताका, माका और हका दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चंद्र बिंदु पर, जिसे हम अनुनासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चंद्र बिंदु कोई वर्ण नहीं है, यह अनुनासिक स्वर का चिन्ह है। यानी ये स्वर का चिन्ह है। यह स्वरों के ऊपर रहता है और स्वरों के साथ उच्चारित होता है। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। जैसे आ, हा में आ जुड़ा तो ये हो गया हाँ और हंस। ऐसे ही आप देख सकते हैं चांद, कहीं, सिंचाई, पहुँच, पूछ, देंगे। तो ये जितने भी चंद्र बिंदु हैं या अनुनासिक स्वर का चिन्ह है, ये स्वरों के साथ ही उच्चारण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी स्वर हैं, स्वरों में ही अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं चंद्रबिंदु है। चंद्रबिंदु कोई वर्ण नहीं है, यह अनुनासिक स्वर का चिन्ह है और ये स्वरों के ऊपर ही रहता है और स्वरों के साथ उच्चारित होता है। इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। आप देख सकते हैं आ, ई, ये जैसे यहाँ है। किसी भी शब्द को अगर उसको अलग अलग करेंगे तो वो जो अनुनासिक स्वर है, अनुनासिक स्वर का चिन्ह है, वो स्वर वर्णों के साथ ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, स्वर वर्णों के साथ जहाँ जहाँ भी स्वर वर्ण है, आप देख सकते हैं कि उन्हीं के साथ ये लगा हुआ है और उन्हीं के साथ उच्चारित होता है।
फिर इनको जोड़कर हो जाता है हंस, चांद, कहीं, सिंचाई, पहुँच, पूंछ, देंगे। ठीक है। सुविधा के लिए मात्राओं पर चंद्र बिंदु के बदले अनुस्वार लगाया जाता है, किंतु सर्वत्र चंद्र बिंदु के बदले अनुस्वार लगाना उचित नहीं है, इससे अर्थ बदल जाता है। ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ चंद्र बिंदु लगा हुआ है, फिर यहाँ अनुस्वार लगा दिया गया है। जैसे यहाँ अनुनासिक का चिन्ह है, यहाँ अनुस्वार लगा दिया गया है। तो सुविधा के लिए मात्राओं पर चंद्र बिंदु के बदले अनुस्वार तो लगाया जाता है, लेकिन अगर हम हर जगह अनुनासिक या चंद्र बिंदु के बदले अनुस्वार लगाएं तो इससे अर्थ बदल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं हंस, अगर चंद्र बिंदु की जगह हम अनुस्वार को लगा दें, अनुनासिक की जगह अनुस्वार को लगा दें, तो ये हो जाएगा हंस। क्या हो जाएगा? हंस। जैसे ये आंधी है, क्या है? आंधी। और अगर हम चंद्र बिंदु की जगह में इसमें भी अनुस्वार लगा दें तो ये हो जाएगा आंधी। क्या हो जाएगा? आंधी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे चलते हैं। अब आ गए हैं दोस्तों अनुस्वार पर। ये जो अंक की मात्रा है इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा पर बिंदु है। ये पंचमाक्षर के बदले आता है। पंचमाक्षर आप जानते हैं, जैसे का वर्ग में अंगा, चा वर्ग में या, टा वर्ग में अड़ा, पा वर्ग में ता वर्ग में ना और पा वर्ग में मा, ये पंचमाक्षर हैं। उन्हीं के जगह पे ये अनुस्वार का उपयोग होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ कंकड़, तो ये पंचमाक्षर है, यहाँ अनुस्वार लिख दिए तो ये पंचमाक्षर खत्म हो गया, यानी पंचमाक्षर की जगह में अनुस्वार को लिखा गया। जैसे चंचल में देख रहे हैं, टंडन, शांत, शंभो। ठीक है दोस्तों, पंचमाक्षरों का उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए पंचमाक्षरों को नासिक ध्वनि कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछते कि नासिक ध्वनि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को नासिक ध्वनि कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण नाक से होता है। यह न या म के समान सुनाई देता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं विसर्ग पर। तो विसर्ग का चिन्ह ऊपर नीचे दो बिंदु है। विसर्ग का चिन्ह ऊपर नीचे दो बिंदु है। जैसे गणित में इसे अनुपात कहते हैं, वैसे ही इसको हिंदी में विसर्ग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विसर्ग का चिन्ह ऊपर नीचे दो बिंदु है। यह कंठ से बोला जाता है और इसकी ध्वनि ह के समान सुनाई पड़ती है। तो इसकी ध्वनि ह के समान सुनाई पड़ती है। जैसे अतः, ये आप देख सकते हैं, नमः, पुनः, प्रातः आदि। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अयोगवाह में। अब आ गए हैं दोस्तों हम अयोगवाह में। अनुस्वार और विसर्ग न स्वर हैं न व्यंजन है। ठीक है, तो इनका योग न स्वर से होता है न व्यंजन से, इसीलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। यानी जो हमने अभी आपको अनुस्वार बताया है और विसर्ग बताया है, ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। ये स्वर के आश्रय में रहते हैं, किंतु व्यंजन के समान सटते नहीं। व्यंजन स्वर के पहले आते हैं और स्वर में सटते हैं, और अयोगवाह जो हैं वो स्वर के बाद आते हैं और स्वर से अलग रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि अनुस्वार जो है और विसर्ग है, ये न स्वर है न व्यंजन है, यानी ये कोई वर्ण नहीं है। इनका योग न स्वर से होता है और न ही व्यंजन से, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये स्वर के साथ रहते हैं किंतु व्यंजन के समान सट नहीं जाते, और व्यंजन स्वर के पहले आते हैं और स्वर में सटते हैं। अयोगवाह स्वर के बाद आते हैं और स्वर में नहीं सटते हैं, यानी स्वर से अलग रहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं इनके उदाहरण। तो देखिए दोस्तों, व्यंजन स्वर के पहले आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये व्यंजन है, ये स्वर है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये एक वर्ण बन जाता है और ये पहले आ रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो अयोगवाह है, अयोगवाह हमेशा स्वर के बाद आते हैं। आप ये देख रहे हैं, जैसे ये गंग है तो ये ग और आ, और फिर ये अयोगवाह बाद में आता है और ये जोड़ के बन जाते हैं गंग। ठीक है, माँ में माँ और आ को जोड़ा गया है, माँ और आ माँ, और ये आहा का जो है ये अयोगवाह जो है, ये विसर्ग, ये दोनों, ये तीनों जुड़कर बनते हैं महा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अयोगवाह व्यंजन स्वरों से सटते नहीं हैं। ये अयोगवाह बाद में आते हैं और व्यंजन पहले आते हैं और सट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ गए दोस्तों हम व्यंजन वर्ण पर। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। शुद्ध व्यंजन हलंत होते हैं
और हलंत व्यंजनों में हल चिन्ह लगा रहता है। अस्वर के लगाने से हल चिन्ह गिर जाता है। अस्वर के लगने पर व्यंजन अकारांत कहलाते हैं। ठीक है, अकारांत व्यंजन ही वर्णमाला में दिए जाते हैं। तो दोस्तों जो व्यंजन वर्ण दिया गया है कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और शुद्ध व्यंजन हलंत होते हैं, व्यंजनों में हल चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि व्यंजनों के प्रकार। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं तो आपको नहीं भूलना है कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है दोस्तों।